हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है झील महल की राजकुमारी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। रजतगढ़ के राजा रजनीकांत का स्वभाव भी बड़ा अजीब था। पल में वह क्रोध में आग बबूला हो जाता तो अगले ही पल बेहद शांत व धीर गंभीर विचारशील प्राकृतिक का दिखाई देने लगता। एक रात जब वो सो रहा था तभी हो किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनकर अचानक ही राजा रजनीकांत की नींद उड़ गई। आज बिरज में होली खेले नंदलाला आए, यह क्या आने वाली है दीपवाली और इतनी रात बीत गई। होली का गीत गा रहा है, मगर गा बहुत अच्छा रहा है। राजमहल से कुछ दूर एक छोटा सा मंदिर था जहाँ एक नौजवान चोखे लाल रहता था। वह पूजा के समय आरती करने या घंटे घड़ियाल बजाने के अलावा दिन भर या तो आवारा गर्दी करता या जोर जोर से गाना गाया करता। गाना गाने की जब उसे सनक सवार होती तो वो ना दिन देखता ना ही रात, जोर जोर से लंबी तान अलापने लगता। उस रात वह जब यूं ही जोर जोर से गा रहा था तो राजा रजनीकांत ने उसे आवाज़ सुनी और ओ अरे कोई है। राजा की आवाज़ सुनते ही एक सेवक तुरंत ही महाराज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। अन्नदाता, क्या हुक्म है, आज्ञा दीजिए। मंदिर के पास बगीचे में कौन गाना गा रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। महल के पहरे पर तैनात सैनिकों ने राज राज राजाज्ञा पाते ही मंदिर के निकटवर्ती बगीचे में चोखे लाल को पकड़ और अनन फनन में उसे घसीटते हुए राजा रजनीकांत के समक्ष ले आए। दुहाई महाराज, मुझ गरीब को नाहक पकड़ लिया है आपके सैनिकों ने। मैंने कोई कसूर नहीं किया, कोई कहीं पर चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। बूहू, मैंने तो किसी की नाक में तिनका तक नहीं किया महाराज। ठीक है, मगर अभी मंदिर के पास बगीचे में गाना तो तुम ही गा रहे थे ना। गाना गलती हो गई महाराज, कान पकड़ता हूँ। अब मैं तो क्या, मेरी अगली पिछली 7 पीढ़ियाँ में भी कोई कोई कभी गाना नहीं गाएगा। चोखेलाल की पूरी चोखेलाल की पूरी तरह भयभीत देख राजा रजनीकांत को हंसी आ गई। हा हो। तुम व्यर्थ डर रहे हो जवान। हमने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना हमें बहुत पसंद आया है और इतना बढ़िया गाने वाला व्यक्ति हमसे हमारे दरबार से अब तक कैसे दूर रहा। क्या तुम कल सुबह ही हमारे दरबार में आओ। जवान, क्या नाम है तुम्हारा। जी चोखेलाल। वाह चोखेलाल, बड़ा चोखा गाते हो तुम। कल राज दरबार में आना, तब हम देर सारा इनाम भी देंगे तुम्हें। अगले दिन चोखेलाल जब राज दरबार पहुंचा तो उसके भाग्य ही जाग गए। किसी राज्य का महाराज होना भी कितने गर्व की बात है। काश मैं भी कोई राजा महाराजा होता। राजा रजनीकांत ने उसे ढेर सारे इनाम से लाद दिया और फिर चोखेलाल राजा रजनीकांत के राज दरबार का एक सम्मानित दरबारी बन गया। धीरे धीरे उसने राजा के प्रिय दरबारियों और सलाहकारों में अपना अलग ही स्थान बना लिया। राजा अक्सर सोचा करता, हा, चोखेलाल की आवाज़ में कितनी मिठास है। उसका गाना सुनकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। कितनी सुख शांति भरी नींद आती है। एक रात दिन भर का थका हारा राजा रजनीकांत कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। ओह, जंगल में यह कितना सुंदर झील है। झील में कितनी प्यारी प्यारी बत्तखें तैर रही है। इन बत्तखों को तैरता देखकर तो मेरा भी दिल झील में तैरने का हो रहा है। क्यों ना एक दो डुबकी मार लूं। छपाक, और राजा रजनीकांत ने कपड़े उतार कर जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक उसे झील में ही एक महल दिखाई देने लगा। अरे वाह, कितना सुंदर महल है। मगर इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। फिर भी एक नज़र महल के अंदर जाकर देखूं तो सही। जैसे ही राजा रजनीकांत झील के महल में प्रवेश हुआ, अरे यहाँ क्या, झील का सारा जल गायब हो और वह उस तरफ उस पलंग पर कौन सुंदरी विश्राम कर रही है।
उफ, कितनी सुंदर युवती है। मैं इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। रजतगढ़ की महारानी बनने योग्य इस जैसी सुंदर कन्या भला मुझे और कहाँ मिलेगी। तभी वो आदित्य सुंदरी सोते सोते ही मुस्कुराई तो उफ, अब और नहीं रहा जाता इसके बिना। तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। अगर मैं हूँ कहाँ, यह कौन सी जगह है? क्या इन इन क्यों ना इस सुंदरी को जगाकर इसी से पूछूं। राजा रजनीकांत स्वप्नलोक में विचरता उस आदित्य सुंदरी के पलंग की ओर बढ़ा ही था कि उस रोज आधी रात बीते नींद न आने के कारण चोखेलाल ने बगीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। मया मोरी मैं नहीं तरबूज खायो। उस दिन चोखेलाल की बे बेवक्त की रागिनी से राजा रजनीकांत की नींद अचानक ही टूट गई। गुर्र किट 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 मारे क्रोध के उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। जबकि राजा के क्रोध से बेखबर चोखेलाल हमेशा की तरह अपनी ही धुन में गाया जा रहा था। मैया मोरी मैं नहीं तरबूज खायो, तरबूज के धोखे में मैं खरबूजा ले आयो। अरे कोई है? जी महाराज। फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को हमारे सामने पेश किया जाए। राजा रजनीकांत के मुंह से आवाज निकलने की देरी थी। हुक्म पाते ही सैनिकों ने चोखेलाल की मुक्के कस कस उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत करने में जरा भी देर ना लगाई। ही महाराज की जय हो। है आज भी आपको मेरा गाना बहुत पसंद आया है। मैं जानता था महाराज की गाना आपको जरूर पसंद आएगा। है इनाम के लिए मैं सवेरे राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। खामोश बेवकूफ नालायक गधे, तेरी वजह से हम अपनी स्वप्न सुंदरी को खो बैठे। ओह, जंगल की झील के महल में उसे देखकर हम अपनी सुध बुध खो बैठे थे, मगर तेरे बेवक्त के बेसुरे राग ने हमारी नींद तोड़ दी। हम अपनी जान हम अपनी प्राणों प्यारी से उसका पता भी नहीं पूछ सके। सैनिकों, ले जाओ इसे जंगल में और धड़ से गर्दन अलग कर दो इसकी। मगर महाराज महाराज चोखेलाल चिल्लाया, मगर महाराज रजनीकांत को उस पर तरस ना आया। सैनिकों घसीटते हुए चोखेलाल को जंगल की ओर ले गया। चोखेलाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों में से एक ने उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तलवार ऊपर उठाई ही थी कि नहीं नहीं, मत मारो मुझे, दया करो मुझ पर। महाराज अचानक ही अपना सुंदर सपना टूट जाने के कारण मुझसे नाराज हो गए हैं, किंतु कल जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वह मुझे मारने के अपराध में तुम लोगों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिकों ने परस्पर विचार विमर्श किया। भाई बोलो राम, यह चोखेलाल कह तो ठीक ही रहा है। आज महाराज ने इसे रात को गाने की सजा दी, मगर एक दिन इनाम भी तो दिया था ऐसे ही रात के गाने पे। बोलो राम भाई, तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने दया करके चोखेलाल को छोड़ दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दे दी कि वह भूल कर भी रजतगढ़ की सीमा में दोबारा कदम ना रखे। हे भगवान, आज तो बचा दी तूने मेरी जान। अरे ओ नीली छतरी वाले, तू है बड़ा महान। उधर फिर चोखेलाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सेवक राजमहल की ओर वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। क्रोध में चोखेलाल का सिर धड़ से अलग कराने का आदेश देने के बाद राजा रजनीकांत ने फिर कभी उसका ख्याल ही न किया था, मगर एक रात जब वह सोया हुआ था, सुंदर सपनों में खोया हुआ था, छपाक उसे हूबहू वही सपना दिखाई दिया, जिसे अचानक टूट जाने पर एक बार उसने चोखेलाल का सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दे डाला था। इस बार भी झील में तैरता राजा झील के महल तक जा पहुंचा। झील के महल में प्रवेश होकर राजा महल के भीतर भाग में एक सुंदर से पलंग पर सोती आदित्य सुंदरी के निकट पहुंच गया और उफ, वही वही है यह मेरे सपनों की रानी। ओह, आज मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। किंतु राजा रजनीकांत की इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो उसे चोखेलाल के गाने की आवाज भी नहीं सुनाई दी थी। आज तो चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था।
वातावरण में झिंगुरों की आवाज़ अथवा तेज हवा चलने से उत्पन्न साए साए की आवाज़ भी नहीं गूंज रही थी। यह क्या, आज तो हर तरफ गहरा सन्नाटा है, चारों तरफ शांति छाई हुई है, किसी प्रकार शोर नहीं है, यहाँ तक कि चोखेलाल के गाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। फिर भी ओह, मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं अपनी स्वप्न सुंदरी से बात भी नहीं कर सका। उफ, मैंने बेचारे चोखेलाल को फिर तो महक ही महक ही मरवाया। बेचारा कितना अच्छा गाता था। उस उस रोज से रजनीकांत लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी हुई स्वप्न सुंदरी की कल्पना से वह क्षण बेचैन रहने लगा। ओह, कहाँ मिलेगी तुम प्रिय प्राणेश्वरी, कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें। उधर जंगल में भटकता भटकता चोखेलाल कई दिनों के मैले कुचैले कपड़े पहने एक दिन अचानक ही पहुंच गया एक झील के किनारे। हे भगवान, अब तो जिंदगी भर छिप छिप कर ही रहना होगा। अगर मुझे किसी ने देख लिया और महाराज को मेरे जीवित होने की बात बता दी तो मेरी खैर नहीं। अरे यह क्या, ओह कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों ना इस झील में आज भी जी भरकर नहा लूं। नहाने का विचार उसके उसके चोखेलाल ने अपने मैले कुचले कपड़े उतारे, छपाक झील में कूद पड़ा। झील में कूदते ही आए, सुंदर सा शानदार महल किसका है। इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। अपने कौतूल कौतूहल को शांत करने के लिए चोखेलाल झील के महल में प्रविष्ट हुआ। अरे बाप रे, वह उस पलंग पर कौन सो रही है। उफ, कितनी सुंदर है। जरूर यह की राजकुमारी होगी। भाग लूं, कहीं मुझे अपने सैनिकों से पकड़वा कर भी सिर धड़ से अलग कर देने की आज्ञा ना दे दे। डर के मारे चोखेलाल जैसे ही पलटकर भागने को हुआ, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी। ठहरो, आए। यह आवाज, यह तो सुरीली मगर बूहू, मुझे तो डर लग रहा है। उफ, अरे मैं आया तो था झील में नहाने, मगर इस झील के महल में तो जरा भी जल नहीं है। डरते डरते चोखेलाल ने पलटकर देखा तो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। झील महल की अद्वितीय सुंदरी को देख चोखेलाल बुरी तरह हड़बड़ा गया। हड़बड़ाकर घबराते हुए स्वर में बोला, जज जज जी, मैं कोई नहीं हूँ रानी जी, मैं तो बस गलती से यहाँ आ गया। चोखेलाल की घबराहट देख वह अद्वितीय सुंदरी हंस पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, कई बरसों से मैं इस झील में आराम कर रही हूँ, चैन से रहती आई हूँ। आज तक कोई पुरुष इस महल में नहीं आया। यह पहला पुरुष है जो अचानक इस झील के महल में आया है। कौन जाने मुझे शाप मुक्ति दिलाने के लिए इसे धर्मपिता वरुण ने मेरा वर बनाकर यहाँ भेजा हो, किंतु यह मेरे योग्य है भी या नहीं। इसने मुझे रानी जी कहकर संबोधित किया है। जरूर यह कोई साधारण व्यक्ति है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। कुछ देर सोच विचार के बाद उस आदित्य सुंदरी ने चोखेलाल से कहा, सुनो युवक, तुम जब यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो। यहाँ तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। तड़ तड़ कहने के साथ ही आदित्य सुंदरी ने दोनों हाथों से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां प्रस्तुत हुई। हम हाजिर हैं राजकुमारी जी, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा 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 की जाए। है, यह युवक हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरह तैयार करके भोजनालय में ले आओ। चारों दासियां चोखेलाल को सुगंधित स्नानागार में ले गई। उफ, यह तो बड़ी तेज खुशबू है, कितना चमकता हुआ स्नानागार है। जल्दी से 2 लोटा पानी उछिलकर बाहर निकल लूं। स्नानागार गंदा हो गया तो रानी जी कहीं नाराज ना हो जाए। अरे यह दासियां अभी तक खड़ी क्यों हैं। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं कि यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे को और देखते हुए मुस्कुराती फिर खिलखिलाती हुई वहां से चली गई। आदित्य सुंदरी अपनी राजकुमारी को चारों दासियों ने बताया, उफ, कितना बुद्धू आदमी है आज। सॉरी राजकुमारी जी,
आपके लायक तो हरगिज नहीं है। उसे कहता हमसे कहता है आप यहाँ से जाइए तभी तो नहाऊंगा। सच राजकुमारी जी, यह तो कोई बड़ा ही सीधा साधा बुद्धू आदमी है। अरे अभी से तुम लोगों ने फैसला भी कर लिया, उसे तैयार तो हो लेने दो। हाँ, यह भी ठीक है। आओ जरा देखें, तैयार हो हो ही गया हो शायद। चोखेलाल चोखेलाल 2 लोटे पानी उझिलकर नहा तो लिया, मगर कपड़े कपड़े तो वह झील के बाहर छोड़ आया था, किंतु पहनने के ख्याल से उसे अधिक समय परेशान ना होना पड़ा। आइए, आपके वस्त्र मैं ले आई। चारों दासियां चोखेलाल को झील के महल के एक भाग में स्थित शानदार वस्त्रागृह में ले गई। वहां एक सुंदर व बेशकीमती सैकड़ों के वस्त्र थे। उफ, यह तो मुझे अपने लायक कपड़े भी नजर नहीं आ रहे। अरे नहीं, वे है तो। और चोखेलाल ने चुने कोने से में लटके हुए साधारण से वस्त्र, फिर उन वस्त्रों को पहन वह चारों दासियां के साथ झील के महल के एक भाग में स्थित विशाल व सुंदर भोजनालय में पहुंचा। विराजिए अतिथि, यहाँ हर प्रकार का भोजन पकवान मिष्ठान है। जैसा भोजन आपको रोज रुचि कर लगता हो, उसे ग्रहण कर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। डरते हुए चोखेलाल साधारण सी कुर्सी पर बैठ गया। फिर, हे भगवान, इतने सारे पकवान मिष्ठान फल आदि, मगर मैं तो रोज ही दाल रोटी ही खाता रहा हूँ। यह सब खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। सोने चांदी और पित्तल की सुंदर मेज पर सोने चांदी और पित्तल की सुंदर तस्तरियां रखी थी। चोखेलाल ने डरते हुए पित्तल की तस्तरी ली और दाल रोटी चावल उसमें लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी ही देर में गपागप भोजन मुंह में ठूसते हुए पित्तल की तस्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। डकार। उसके बाद आदित्य सुंदरी की आज्ञा पाकर चारों दासियां चोखेलाल को एक सुंदर शानदार शयन कक्ष में ले गई। वह शानदार पलंग भी बिछा था और पलंग के निकट ही जमीन पर बिछी थी एक दरी। उफ, यह पलंग तो बड़ा गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी नहीं सो सकूंगा। गुदगुदी मुझे तो खुदरी चारपाई, तख्ता या जमीन पर ही सोने की आदत है। ऐसा करता हूँ, मैं इस दरी पर ही सो जाता हूँ। और फिर हैं सोया तो चोखेलाल बड़े मजे में था, किंतु जागा तो अरे यह क्या, मैं फिर से झील के किनारे कैसे आ गया। सोया तो मैं झील महल में था, किंतु तो क्या मैं सोते हुए केवल सपना देख रहा था। नहीं नहीं, सपना नहीं हो सकता। मेरे बदन पर जो कपड़े हैं यह मेरे नहीं हैं, यह तो मैंने झील के महल में ही पहने थे। आए तो क्या यह हमारे रजतगढ़ के महाराज के सपने वाली जगह थी, और झील की सुंदरी जरूर महाराज के स्वप्न की सुंदरी रही होगी। मुझे यह सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर कैसे। उन्हें तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दे दी थी। क्या हुआ, मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, उसमें मेरी क्या गलती। महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी तो दंड उन्हीं सैनिकों को ही मिलेगा। हा हा हा, मुझे तो महाराज इनाम ही देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सपनों वाली झील की सुंदरी को ढूंढ निकाला है। और उधर झील के महल में उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी ही कोई पराक्रमी प्रतापी वीर पुरुष यहाँ अवश्य आएगा और हमें इस झील के महल की कैद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा रजनीकांत उस रात भी अपनी स्वप्न सुंदरी की ख्याल में सोया, एक पल भी सोया नहीं रहा सका था। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। ओ, अरे यह कैसी आवाज। आवाज तो चोखेलाल की आवाज जैसी ही लग रही है, किंतु वह तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा रजनीकांत ने सैनिकों को गाना गाने वाले को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक गाने वाले को पकड़ लेने के लिए चले दिए। फिर जब सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल को देख राजा रजनीकांत आश्चर्य में पड़ गया। अरे चोखेलाल, तुम जिंदा हो। मैंने तो तुम्हें मार देने का तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया था।
आपके आपने जिन्हें मुझे मारने का आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं, इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ मालिक। मैंने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर झील देखी। उस झील में एक सुंदर सा महल था। उस महल में मैंने अप्सरा जैसी एक राजकन्या को देखा है महाराज। क्या कमाल है, यह तो बिल्कुल मेरे स्वप्न की बात कर रहा है। इसका मतलब है चोखेलाल की मदद से मैं अपने स्वप्न में आने वाली स्वप्न सुंदरी तक पहुंच सकता हूं। अच्छा हुआ सैनिक बोलोराम और सैनिक तोलोराम ने मेरी मूर्खतापूर्ण आज्ञा ना मानकर चोखेलाल को जीवित छोड़ दिया, अन्यथा मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी मुझसे कहाँ मिलेगी। उसके बाद पहले तो राजा रजनीकांत ने सवै राजा होते हुए भी अपने राज्य के मामूली से व्यक्ति चोखेलाल से निसंकोच माफी मांगी। और फिर चोखेलाल मुझे तुरंत ही जल्दी से जल्द उस झील तक ले चलो जहाँ मेरे सपनों की रानी मेरी प्राणेश्वरी रहती है। बदले में तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे यह तो मैं चाहता था। एक बार आप खुश हो जाइए महाराज, फिर तो मुझे ही आपका महामंत्री बनाना है। और फिर हे। अगले दिन राजा रजनीकांत ने अपने विश्वस है वृद्ध मंत्री और राजकाज संभालने का आदेश दिया और सवै चोखेलाल के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर बाद आखिरकार ओह, हम झील के किनारे आ पहुंचे महाराज। क्या सच? चलिए दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।